आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह बजट हर नागरिक के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, उद्यमी और मध्य वर्ग के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। विजयवर्गीय ने बजट को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला है, किसानों के विश्वास को मजबूत करने वाला है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक है और मध्यम व गरीब वर्ग को सशक्त करने की सोच को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन है। यही कारण है कि हमारी सरकार के महिला सशक्तिकरण को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे नीति और नियत दोनों का हिस्सा बनाया है। आपको बता दें कि इसके अलावा बजट से जुड़ी और कई प्रमुख बातें थी जिसको लेकर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। कोई भी विदेश में शिक्षा प्राप्त करने जाता था तो 7 लाख से अगर पैकेज बना है तो उस पर 5% TCS था। अब इसको 2% कर दिया है, 5% से घटाकर, जिससे कि विदेशों में जाने वाले विद्यार्थियों को टैक्स कम देना पड़े और एक सस्ता पैकेज उन्हें मिले। डिज़ाइन और खेलो इंडिया, आप सभी जानते हैं खेलो इंडिया जब से प्रधानमंत्री जी ने युवा एवं कल्याण विभाग में अलग से बजट का प्रावधान किया, तब से एशियन गेम में, ओलंपिक में हमारे यहाँ मेडलों की संख्या बढ़ने लगी है। हरदा जिले की ग्राम पंचायत पलासनेर की सरपंच पर चुनावी धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि सरपंच ने 2 पंचायतों की मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर चुनाव जीता है। मामला अब कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है। हरदा जिले की पलासनेर पंचायत की सरपंच सरोज चौरसिया की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। ग्रामीण नारायण चौहान, भूपेंद्र बिश्नोई और यासीन खान ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि साक्ष्यों के साथ दावा किया गया है कि सरपंच का नाम ग्राम पंचायत केलनपुर और पलासनेर दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। ये खेल साल 2022 के पंचायत चुनाव से शुरू हुआ है और 2025 तक लगातार जारी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के तहत एक व्यक्ति 2 जगहों पर मतदाता नहीं कर सकता। आरोप है कि सरपंच ने जानबूझकर यह जानकारी छिपाई ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। मांग की जा रही है कि सरपंच का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए। वहीं कलेक्टर ने शिकायत पर जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे यहाँ जो वर्तमान में जो सरपंच है श्रीमती सरोज चौरसिया, उनका नाम पलासनेर में 2022 में भी सूची में है, 23 में भी है और 25 में भी है, और ग्राम पंचायत केलनपुर में भी उनका नाम 22, 24 और 25 के मतदाता सूची में है। उन्होंने ये फर्जी कागज लगा के वहाँ बगैर नाम कटाए और यहाँ चुनाव लड़ लिया, वो जीत के बैठी है। पहले कहाँ के थे ये केलनपुर पंचायत में एक पैदगांव आता है गांव, वहाँ की रहने वाली है। वो केलनपुर पंचायत में आता है वो पैदगांव, तो वहाँ की रहने वाली है और बाद में उसका मकान एक यहाँ भी है। उन्हें फर्जी नाम जुड़वा के और यहाँ से चुनाव लड़ा, जीत गई और वो इस वक्त पद पे पदस्थ है। ये जो शिकायत आई है हम इसकी एक बार जांच करा लेते हैं। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम जो है 1993, उसमें क्लियर प्रोविजंस हैं, तो उस प्रोविजंस के तहत हम लोग जांच करा लेते हैं उसमें। ये क्या है उसमें स्थिति आज की डेट में। सीहोर जिले के खातेगांव में एक न्यूज चैनल के पत्रकार हर्षित तिवारी पर साजिश के तहत जानलेवा हमले का प्रयास का मामला सामने आया है। पत्रकार ने मामले की शिकायत पुलिस में की है। पत्रकारों और कई संगठनों के लोगों ने बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पत्रकार हर्षित तिवारी जब सीहोर से अपने घर लौट रहे थे तब 3 मोटरसाइकिलों पर सवार हथियारों से लैस
6-7 लोगों ने करीब 3 किलोमीटर तक उनका पीछा कर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। तिवारी ने किसी तरह जान बचाई। घटना के बाद उन्हें मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी और अश्लील गालियां भी दी गई। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पत्रकार ने नेमावर थाने में आवेदन सौंपा है। स्थानीय पत्रकारों और पत्रकार संगठनों एवं क्षेत्रवासियों ने पुलिस से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मांग की गई है कि आरोपियों का जुलूस निकालकर सख्त संदेश दिया जाए। वरिष्ठ पत्रकार हर्षित तिवारी के ऊपर घातक हाथ लगाकर हमला करने का प्रयास किया गया है और यह काम रेत माफियाओं का है। अनेक मोटरसाइकिलों से उनका अचानक पीछा किया गया, लेकिन संयोग है कि उनको कोई बहुत क्षति नहीं पहुंची। लेकिन रेत माफियाओं के बारे में उनकी पोल खोलने के कारण और उनके अनैतिक कार्यों के बारे में जो जानकारी हर्षित तिवारी के माध्यम से जनता के पास पहुंचती है, उसी के परिणाम स्वरूप ये हमला किया गया है कि हमारे एक जाबाज पत्रकार हर्षित तिवारी के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश रेत माफियाओं ने की है और साथ ही उनका पीछा किया और फोन पर भी धमकी देने की खबर मुझे मिली है। मेरा आग्रह है प्रशासन से, जिला देवास के कलेक्टर साहब से, जिला सीहोर के कलेक्टर साहब से और हमारे एसपी साहब से और दोनों जिले के एसपी साहब से कि किस प्रकार से ये जो माफिया है, रेत माफिया, पहले तो मां नर्मदा के आंचल को छलनी करने का काम कर रहे हैं और जब कोई पत्रकार दमदारी के साथ में आवाज उठाता है तो उनको मारने की धमकी दी जाती है और वो एफआईआर करने के लिए उनको जाना पड़ता है और अभी तक जहां तक मुझे जानकारी है कि उसमें कोई कार्रवाई आज अभी तक हुई नहीं है। कि न्यूज 24 के पत्रकार मतलब प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, उस पर कल रात जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई जो घोर निंदनीय है और कहीं न कहीं मेरे अपने हिसाब से इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अतः मेरा प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक महोदय से ये अनुरोध है कि हर्षित तिवारी जो न्यूज 24 के पत्रकार हैं, एक नौजवान साथी हैं और बहादुरी के साथ गलत कामों का खिलाफत करते हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। हमारे क्षेत्र में पत्रकारिता करता नया उभरता सितारा है हर्षित भाई तिवारी। कुछ अज्ञात लोगों ने उसे धमकी दी है और जान से मारने की कोशिश की है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि इस विषय की तुरंत गंभीरता से जांच करें और पता करें। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आते ही साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। ठगों ने ग्वालियर, भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के जरिए छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावकों को निशाना बनाकर ठग रहे हैं। आपको बता दें कि 10वीं 12वीं पेपर के नाम पर ठग एपीके फाइल भेजकर पेपर लीक होने का झांसा दे रहे हैं। इस जाल में छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि अभिभावक, शिक्षक और स्कूल स्टाफ भी आ सकते हैं। कई लोगों के मोबाइल पर यह फाइल पहुंच चुकी है। साइबर ठग पेपर देने के नाम पर पैसे मांग सकते हैं या फिर एपीके फाइल के जरिए मोबाइल हैक कर बैंक खातों तक पहुंच सकते हैं, जिससे वे बैंक खातों से पैसे उड़ा सकते हैं। खतरे को देखते हुए ग्वालियर साइबर क्राइम ब्रांच और शिक्षा विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भेजे जा रहे कथित प्रश्न पत्रों पर भरोसा न करें। टेलीग्राम पर एमपी बोर्ड एग्जाम सपोर्ट और 10वीं 12वीं पेपर जैसे नामों से कई ग्रुप चल रहे हैं। इन ग्रुपों में सभी विषयों के कथित प्रश्न पत्र वायरल किए जा रहे हैं। पेपर डाउनलोड करने के लिए पहले ग्रुप ज्वाइन करने को कहा जा रहा है। पुलिस और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि टेलीग्राम पर चल रहे यह सभी ग्रुप फर्जी हैं। इनसे किसी भी तरह का प्रश्न पत्र डाउनलोड न करें और न ही इनके झांसे में आए। यह साइबर ठगों की चाल है। हाल ही में साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया है
जिसमें यह देखा गया है कि जो साइबर ठग हैं वो जो 10-12 के बच्चे हैं उनको जो है साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका उन्होंने अपनाया है एग्ज़ाम पेपर्स को, जिसमें चाहे हिंदी का एग्ज़ाम हो गया, इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया, अन्य किसी तरीके का संस्कृत का एग्ज़ाम हो गया, उसके जस्ट पहले वो आपको भेजेंगे कि पेपर लीक संस्कृत का एग्ज़ाम चाहिए, कुछ आपको पैसे की भी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उनमें जो APK फाइल्स होंगी उसको आप जैसे डाउनलोड करोगे वैसे ही आपके जो मोबाइल का कंट्रोल है, एक्सेस है, वो उन साइबर ठगों के पास पहुंच जाएगा और आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा, आपके जो पर्सनल फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, आपकी जितनी भी पर्सनल डेटा है उस सबको वो लोग हैक करके उसको उन चीज़ों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं और उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। आपके विरुद्ध जो है अश्लील बातें जो आपके रिश्तेदारों और अन्य लोगों को फैला सकते हैं। तो कृपया मेरा निवेदन यही है, अगर इस तरीके कोई APK फाइल्स पेपर लीक या संस्कृत का पेपर चाहिए या इंग्लिश का पेपर इस तरीके से अगर कोई आती है तो कृपया करके उनको डाउनलोड ना करें और अपने मोबाइल फ़ोन में जहाँ भी ऐसे ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं वहाँ से एग्जिट हो जाएं और उनको डिलीट भी कर दें इस तरीके के ग्रुप्स को अपने यहाँ से। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। सनावद की मुस्लिम बिरादरी ने शब बारात का पर्व मनाया। पूर्वजों की कब्रों पर फातिहा पढ़ी गई, लोबान जलाया गया, मस्जिदों और कब्रगाहों को रोशनी से सजाया गया था। इस्लामी सन हिजरी का 8वां महीना शाबान की 15वीं रात को शब बारात का पर्व मनाया गया। शब बारात पर स्वर्गवासी पूर्वजों के इसाले सवाब के लिए फातिहा की गई और लोबान छोड़ा गया। इस पर्व पर मुस्लिम समाज के लोग पूरी रात मस्जिद में इबादत करते हैं, कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों के लिए दुआएं करते हैं। कहा जाता है कि अल्लाह इस रात पहले आसमान पर आकर उन बंदों के गुनाहों को माफ कर देता है जो माफी के तलबगार होते हैं। सनावद की हुसैनी मस्जिद में भी इबादत का खास इंतजाम किया गया था। सलातो सलाम हुआ और लोगों ने नाफिल नमाज अदा की और अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगी। आपको बता दें कि नगर की सभी मस्जिदों को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। हुसैनी मस्जिद में मौलाना उमर अंसारी ने, मदीना मस्जिद में मौलाना मोहम्मद हुसैन मिसबाही ने, जामा मस्जिद में मुफ्ती साहब ने, मोहम्मदी मस्जिद में मौलाना मुश्कुर आलम ने, ख्वाजा मस्जिद तोड़ीपुरा में शहर काजी हाफिज अजमल अशरफी ने और इसके साथ ही मक्का मस्जिद चांदनीपुरा में मौलाना अबू नसर ने शब बारात की विशेष नमाज अदा कराई और मुल्क में शांति, अमन, तरक्की, भाईचारे को लेकर दुआएं की। यह इबादत हजारों महीनों से बढ़कर है। इसी हिसाब से आज की रात पूरी जग के इबादत में गुजारी जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके हबीब के सदक़े में जो कुछ मांगोगे सब मिलेगा। इंसान कभी भी अपनी पाई हुई मुरादों से मायूस नहीं हो, आज की रात जगे, इबादत करे और अल्लाह से उसके हबीब के सदक़े में जो दुआ मांगेगा सब पूरी होगी। नर्मदापुरम जिले की इटारसी तहसील का जमानी गांव आज भी शास्त्रीय संगीत और कथक नृत्य की समृद्ध परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं। इस गांव में दुबे परिवार द्वारा पिछली 5 पीढ़ियों से गणेश उत्सव के अवसर पर शास्त्रीय संगीत और कथक नृत्य का आयोजन लगातार किया जा रहा है। आधुनिक दौर में जब शास्त्रीय कला के दर्शक कम होते जा रहे हैं, ऐसे समय में जमानी गाँव पूरे क्षेत्र के लिए सांस्कृतिक गौरव बनकर सामने आया है। दुबे परिवार के अश्विनी कुमार दुबे का कहना है कि यह आयोजन केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि उनके परिवार की साधना और परंपरा है, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ाएंगी। हर वर्ष अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुंबई, लखनऊ, बनारस सहित देश के विभिन्न हिस्सों से प्रसिद्ध तबलावादक, कथक कलाकार और शास्त्रीय संगीतकार प्रस्तुति देने आते हैं। खास बात यह है कि कई बार नामचीन कलाकार रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी पर बैठकर गांव
घटनाओं तक पहुंचे, जिसे उन्होंने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। 4 फरवरी को कथक सम्राट पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज की जयंती जमानी गांव के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि उनके कई शिष्य, प्रशिष्य और परिजन यहां मंच पर प्रस्तुति दे चुके हैं। दुबे परिवार के घर परिसर में स्थित करीब 300 वर्ष पुराना राम जानकी मंदिर इस सांस्कृतिक परंपरा का केंद्र माना जाता है। जमानी गांव और दुबे परिवार आज भी यह संदेश दे रहे हैं कि संस्कार और समर्पण के बल पर शास्त्रीय संस्कृति पीढ़ियों तक जीवित रह सकती है। बुधनी से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। हमारे परिवार में गणेश उत्सव का आयोजन होता है और उस दरमियान शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कथक नृत्य की प्रस्तुति हमारे यहाँ मूर्धन्य कलाकारों द्वारा दी गई है, जिसमें प्रमुख हैं सितारा देवी जी, मधुरिता सारंग जी और आपके सुरभि सिंह जी, जो कि अपने बिरजू महाराज की शिष्या हैं, उनके द्वारा। और उसके बाद जो है विशाल वो भी अपने यहाँ पर प्रस्तुत कर चुके हैं। और ये परंपरा हम लोगों ने यहाँ पर कायम रखी है। गणेश उत्सव का आयोजन होता है और दरमियान ये कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का हम लोग करते हैं और उसमें कथक नृत्य की प्रस्तुति मुख्य रूप से की जाती है। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ हरिहरपुर का रहने वाला हूँ और हरिहरपुर एक ऐसा गांव रहा है जहां एक से एक विद्वानों ने अपना काम किया और तीनों विधा के कलाकार रहते थे, गायन, वादन, नृत्य। मैं उसी गांव का रहने वाला हूं और मेरा बनारस घराने की शैली है। मेरा जो तबला वादन है वो बनारस घराने का शैली है। पिछले 52-53 सालों से मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, संगीत की सेवा कर रहा हूं और बहुत सारे अवार्ड भी हमें सम्मानित किया गया, हमारे तबले को सम्मानित किया गया। मैं पंडित राम सहाय मिश्र जी के 7वीं पीढ़ी से तबला के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा हूँ। आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी और साथ ही साथ आपको ये साझा करना चाहता हूँ कि कथक का जब भी नाम आता है तो पंडित बिरजू महाराज जी का नाम सर्वप्रथम आता है और उनकी सेवा आपने हर जगह देखी होगी, जहाँ पे इतने अच्छे तरीके से हमारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म को यहाँ सराहाया जाता है, इतना अच्छे तरीके से वो सुनते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं भी गया हूँ और मैंने भी वहाँ पे अपनी हाजिरी दी है। जब गणेश जी विराजमान होते हैं 10 दिन के लिए और अनंत चतुर्दशी के एक दिन पहले यहाँ कार्यक्रम होता है। पहले पूरे समाज को, पूरे परिवारों को भोजन कराया जाता है। उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, जो कि लगभग सुबह 4-5 बजे तक चलता है। कार्यक्रम इतना अच्छा होता है कि कोई आसानी से उठना चाहता नहीं है। उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री मुकेश टेटवाल ने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, बजट में गरीब कल्याण, कृषि, रोजगार, युवा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने, कृषि में तकनीक, सिंचाई और ग्रामीण अधोसंरचना पर खास फोकस किया गया है। टेटवाल ने कहा कि युवाओं के लिए स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था, एआई और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्व सहायता समूह और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का प्रावधान किया गया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, नए जलमार्ग और फ्रेट कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। MSME के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड घोषित किया गया है। इसका बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। बहनों को काम मिले और बहनों का बहन बने, उसके लिए ये बजट और बजट बना है। धार्मिक न्यास और धार्मिक केंद्रों का सशक्तिकरण हो और वहाँ विकास हो, उसके लिए ये बजट आया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और युवाओं को रोजगार के साथ साथ तकनीकी शिक्षा और AI के साथ उसका अच्छा एजुकेशन हो और उसको रोजगार के लाभ मिले, उसके अवसर इस बजट से मिलने वाले हैं। और विशेषकर करदाताओं के लिए भी इस बजट में बहुत विशेष स्थान मिला है। और जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, बीमारी की दवाई भी 17 प्रकार की दवाई कम रेट में उनको उपलब्ध होगी, उनको भी इस बजट से नया रास्ता मिलेगा। धन्यवाद। देश में शिक्षा व्यवस्था और आरक्षण से जुड़े कानूनों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है।
अब ये लड़ाई संसद से निकलकर सड़कों तक आ गई है। विदिशा में भी यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार का विरोध किया। विदिशा की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर यूजीसी कानून के विरोध में उतरे। यह रैली कांच मंदिर से शुरू होकर महात्मा गांधी प्रतिमा तक पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली में सर्व सवर्ण समाज के साथ अन्य समाजों के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से यूजीसी कानून वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। आज विदिशा के पूर्वजों ने, जिसमें कोई सामाजिक भेदभाव नहीं था, सभी लोग, सभी समाज के लोग इसमें शामिल थे रैली में। कारण ये था कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से केंद्र सरकार द्वारा एक काला कानून थोपा गया है, उसको वापस लेने की मांग हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय से की। 1945 में ये लागू हुआ। 1948 में हमारे उपराष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में कमेटी गठन हुई और उस समय कई इसमें प्रावधान जोड़े गए, क्योंकि 1945 में अंग्रेजों का था। 13 जनवरी को एक एक्ट लागू किया है जिसमें उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों में जो जातिगत हिंसा को उनने एक आधार बनाकर यूजीसी एक्ट लागू किया है, जिसमें 90% वर्ग जो है SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक आदि जो है वो सब, उसमें ये बताया गया कि सवर्ण वर्ग इन सबका शोषण करता है और उस शोषण के विरोध में वो कानून बनाया गया जिसमें सवर्णों को संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं दी गई। ये कानून जो भारत सरकार द्वारा और यूजीसी द्वारा लागू किया गया, ये हमारे देश की जातिगत व्यवस्थाओं को क्षति पहुंचाएगा। कॉलेज और स्कूल स्तर पर विवाद होंगे और यह सामाजिक वैमनस्यता का कारण बनेगा। विदिशा सवर्ण समाज पार्टी से हमारे भारत शासन द्वारा जो यूजीसी का काला कानून लाया गया है 2026, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। और आज विदिशा सवर्ण समाज ने भारत शासन को ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर वो गलत कोई कार्य करेंगे, सवर्ण समाज के विरोध में कार्य करेंगे और मतलब भारत में पूरी जो सामाजिक विविधताओं के लेकर देश है उसमें अगर वर्ग विभेद करेंगे तो निश्चित तौर से ये आंदोलन और उग्र होगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं विदिशा एक मिसाल बनेगा और हम सब मिलकर सवर्ण समाज ही नहीं पूरे हिंदू समाज को लेकर इस बात को रखेंगे, क्योंकि हमारे ये छात्रों को, बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल है। इस आंदोलन में पूरे सपरिवार हम लोग शामिल होकर इसका विरोध करेंगे और छात्रों के हित के लिए हमें जिस लड़ाई को जिस भी स्तर तक ले जाना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार की रात तीसरी बार विवाद हुआ। द्वारिका नगर में किराए के मकान में रह रहे छात्रों पर आधी रात हमला कर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित छात्रों की शिकायत पर 28 मेडिकल छात्रों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज कैंपस से शुरू हुआ विवाद देर शाम तक संजय गांधी अस्पताल में चला। इस दौरान छात्र गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया है कि मामला शांत होने के बाद सभी छात्र अपने अपने निवास पर चले गए। इसके बाद आधी रात को शहर के अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत द्वारिका नगर में किराए के कमरों में रहने वाले छात्रों पर आधा सैकड़ा से अधिक मेडिकल छात्रों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें मेडिकल छात्र लाठी डंडे से हमला करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ छात्र जान बचाकर भागते दिख रहे हैं। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए पीड़ित छात्रों की शिकायत पर 28 मेडिकल छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दरअसल सोमवार को रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के छात्रों में बंक मारने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद की शुरुआत मेडिकल कॉलेज के कैंपस से हुई थी, जिसके बाद संजय गांधी अस्पताल परिसर में भी दोनों गुटों को जमकर मारपीट की गई। आपको बता दें कि जिसमें से आधा दर्जन छात्र घायल हुए थे। प्रथम दृष्टया और शिकायत के आधार पर, लिखित शिकायत के आधार पर घायलों ने जो बताया है उस हिसाब से हमने 28 नामजद लोगों पर मुकदमा पंजीबद्ध किया है और हम इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, ये नामजद चिन्हित हुए हैं और एक छोटी सी बात को लेके इनका जीटी पर मतभेद था इनका बंक मारने को लेके, और जिसमें एक मत नहीं हो पाए तो हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर्स के बीच में विवाद है।
हाँ, कई बार इन्होंने जो है विवाद करने का प्रयास किया और कई बार विवाद किया भी है। तो इनमें और भी मुकदमे अगर लगेंगे और भी शिकायतें आएंगी तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।